हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्वाडोर रिटन बाय डब्ल्यू समरसेट मॉगम। ये स्टोरी शुरू होती है एक 15 साल के बच्चे से। इसका नाम है सेल्वाडोर। ये कभी भी ऐसा शो नहीं करता जैसे ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है या इसके पास बहुत ढेर सारा टेंशन है। ये हमेशा खुश रहता है। ये हमेशा खुश रहता है और अपने आप को दिखाता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। ये कभी शो नहीं करता कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा परेशानी से भरी हुई है। मतलब जिसको कहा जाता है ना मस्त मौला, वैसा ये बच्चा होता है, एकदम मस्त मौला। सेल्वाडोर के जो फादर होते हैं वो एक मछुआरे होते हैं और साथ ही साथ वो एक और बिज़नेस करते हैं। जहाँ पर वाइन बनती है ना, उस जगह में ये बिज़नेस करते हैं, वाइन का बिज़नेस करते हैं। ठीक है। सेल्वाडोर हमेशा अपने फादर के साथ जाता है क्योंकि इसके फादर मछुआरे हैं। तो वो जब भी फ़िशिंग करने के लिए जाते हैं तो सेल्वाडोर उनके साथ जाता है और पानी में रहता है। ठीक है। और वो कभी भी अपने पैरों में ना शूज़ पहनता है ना ही कोई स्लीपर पहनता है। वो पानी में बहुत ज़्यादा खेलता है और समुंदर में ही रहता है। पानी के बीच वो खेलना ज़्यादा पसंद करता है। ये एक मस्त मौला बच्चा है। इसके पास कोई टेंशन नहीं और कोई कुछ नहीं, बस ये हैप्पी रहता है। समुंदर के आसपास जो चिकने पत्थर होते हैं ना, उसके साथ ये खेलता है और बहुत ढेर सारा मस्ती करता है वहाँ पे। अच्छा, ये तो अपने पैरों में कुछ पहनता नहीं है, तो इसके जो पैर की जो स्किन होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो ये ऐसे ही ना नंगे पैर उस समुंदर के पास जाता है, खेलता है वहाँ पर। तो इसको नंगे पैर रहने की आदत है। अच्छा, अब इसके 2 छोटे भाई भी हैं और ये अपने छोटे भाई का बहुत ही अच्छी तरीके से केयर करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से उनको प्रोटेक्ट भी करता है। समझदार होता है ये बच्चा। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये सेल्वाडोर बड़ा हो जाता है और उसको ना एक लड़की से प्यार हो जाता है। जो वो लड़की होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। तो वो इतनी ब्यूटीफुल होती है, जब ये पहली बार उस लड़की को देखता है तो ये अट्रैक्ट हो जाता है। और इसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि साथ ही साथ जब इसको प्यार होता है ना उस लड़की से, तो इन दोनों की इंगेजमेंट भी हो जाती है। उसी लड़की से दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। ठीक है। अब क्या होता है, कुछ महीने बीतने के बाद सेल्वाडोर का जो सिलेक्शन होता है वो आर्मी फील्ड में हो जाता है। तो इसको ना वहाँ जाना पड़ता है। ठीक है। तो जब ये जाता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होने लगता है और जैसे छोटे बच्चे फूट फूट के रोते हैं ना, वैसे ये रोता है। अब आपको पता होगा कि आर्मी में कितना रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। कभी इस बॉर्डर तो कभी उस बॉर्डर, तो कभी उस देश में तो कभी इस देश में। अच्छा, जब ये सेल्वाडोर जब आर्मी के लिए जाता है तो वहाँ पे ना एक छोटा सा टेंट होता है वाइट कलर का। तो उस टेंट में काफ़ी लोग रहते हैं। अब सेल्वाडोर तो कभी भी इतने ढेर सारे लोगों के बीच में नहीं रहा। मतलब इसको अपना ना गांव याद आता है, अपना विलेज याद आता है कि मैं पहले अपने विलेज में कैसे पानी के साथ खेलता था और पानी में ही रहता था। पत्थरों के साथ मैं खेला करता था, जो चिकने पत्थर थे। और वहाँ पे इसको वाइट टेंट में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और इसका मुंह रोने वाला हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और इसको अपने घर की याद आती है। और सबसे ज़्यादा तो ये अपनी मंगेतर को याद करता है, जिसके साथ इसकी सगाई हो चुकी है, जिससे ये प्यार करता था। अब आपको पता है आर्मी में क्या होता है कि बॉर्डर्स चेंज होते रहते हैं, है ना। और साथ ही साथ इनका कोई परमानेंट घर नहीं होता। इन लोग शिफ्ट होते रहते हैं, कभी इस देश तो कभी उस देश, कभी इस कंट्री तो कभी उस कंट्री, है ना, तो कभी इस सिटी। तो पहले ये स्पेजिया नाम की जगह में गया। ठीक है। फिर ये वेनिस में गया। फिर इसके बाद उसको बैन में भेजा गया, ये बैन में गया। फिर फाइनली लास्ट कंट्री में ये विज़िट करता है चाइना। ठीक है। ये चाइना कंट्री में विज़िट करता है, पर अफसोस की बात ये है, जब ये चाइना कंट्री में एंटर करता है तो इसकी तबीयत ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक्चुअली इसको एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम होता है रेमोटिज़म। तो इस बीमारी में क्या होता है कि जो हम लोग की बॉडी का जो बोन्स है ना, जो मतलब बोला जाता है जॉइंट पेन, है ना, तो इसको जॉइंट पेन हो जाता है। तो डॉक्टर सेल्वाडोर से बोलता है, तो डॉक्टर इसको बोलता है कि तुम्हें ना ये मिलिट्री छोड़नी पड़ेगी क्योंकि अब तुम अनहेल्दी हो चुके हो और तुम्हें पता है इसका कोई भी इलाज नहीं है। अच्छा, अब ये तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। ये इसलिए हैप्पी हो जाता है क्योंकि इसको अपनी मंगेतर की याद बहुत आती है। ठीक है। और ये सोचता है चलो अच्छी बात है कि मुझे इसी बहाने घर वापस जाना पड़ेगा
और फाइनली मुझे इस आर्मी की जॉब से छुट्टी मिलेगी। साथ ही साथ मैं अपने मॉम डैड से मिलूँगा, अपने भाइयों से मिलूँगा। तो डॉक्टर ये सोचता है कि मुझे ऐसा लगा था कि ये बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाएगा, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका है। तो डॉक्टर एक बार और उसको बोलता है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। पर सैल्वाडोर को तो पता था कि जब मैं घर चला जाऊंगा और जब मैं अपनी मंगेतर से मिलूंगा तब मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर सैल्वाडोर से बहुत नॉनसेंस बातें बोलता है कि इस बीमारी में ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। पर सैल्वाडोर ना बिल्कुल टेंशन नहीं लेता, वो टेंशन एकदम फ्री रहता है और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। फाइनली वो अपने घर लौटता है तो उसके घर वाले सैल्वाडोर का वेलकम करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। वो अपने मॉम डैड अपने भाइयों से मिलता है। अब इसकी निगाहें ना अपनी मंगेतर को ढूंढती हैं, पर मंगेतर इसकी दिखाई नहीं देती, वही लड़की दिखाई नहीं देती जिसके साथ इसकी सगाई हुई होती है। तो सैल्वाडोर पूछता है अपनी मदर से कि माँ यहाँ पे वो लड़की नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है वो? तो इसकी मदर रिप्लाई करती हैं कि पता नहीं, 2-3 हफ्ते से मुझे भी नहीं दिखी। अच्छा, जब सैल्वाडोर ने आर्मी को ज्वाइन किया था तब इसको बहुत याद आती थी अपनी मंगेतर की। तो इसने एक बार ना लेटर लिख दिया था अपनी मंगेतर को कि मैं तुमको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और मैं वापस घर आऊँगा, तुमसे मुलाकात करूँगा, और ऐसे करके इसने लेटर लिखा था उसको। अच्छा, तो ये अपनी मदर से बोलता है, सैल्वाडोर अपनी मदर से बोलता है कि ठीक है, मैं उस लड़की के घर जा रहा हूँ उससे मिलने। अब वो जाता है उसके घर में, तो वो लड़की और लड़की की जो मदर होती हैं वो अपने घर के बाहर एक गार्डन होता है वहाँ बैठकर बहुत ही हैप्पी होती हैं और हंस खेल कर वो बातें कर रही होती हैं अपनी मदर से, मदर अपनी बेटी से। जब सैल्वाडोर वहाँ पे आता है तो वो लड़की सैल्वाडोर से मिलती है, बातचीत करती है और बोलती है कि कैसे हो, अब तुम कैसे हो? तो सैल्वाडोर बोलता है मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हें वो लेटर मिला था जो मैंने तुमको लिख कर भेजा था? तो वो लड़की बोलती हाँ, मुझे मिला था तुम्हारा लेटर और आइलैंड के बच्चों ने बताया था कि तुम्हें एक बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो सैल्वाडोर बोलता है हाँ, वो बीमारी ऐसी है, वो तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि सैल्वाडोर इतना टेंशन नहीं लेता उस बीमारी को लेकर, बट उस लड़की को बहुत ढेर सारी टेंशन हो जाती है। तो वो लड़की ना घुमा फिरा के नहीं बोलती, वो सीधा सीधा बोल देती है कि अब ना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं एक बीमार इंसान से शादी करूं जो ज़िंदगी भर बीमार रहे, और अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगी तो तुम तो बीमार रहोगे और तुम ज़्यादा काम भी नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं एक बीमार इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती। सैल्वाडोर जब ये सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा उसको बुरा लगता है। वो वापस अपने घर आता है और अपनी मदर को गले लगाकर बहुत ही ज़्यादा बच्चों की तरह फिर से फूट फूट के रोने लगता है। सैल्वाडोर की मदर सैल्वाडोर को बहुत समझाती हैं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, और बहुत कुछ समझाती हैं सैल्वाडोर को। अब क्या होता है, सैल्वाडोर की मदर आती हैं और सैल्वाडोर से बोलने लगती हैं, अच्छा सुनो ना, गांव में एक लड़की है जो तुमसे बहुत ही प्यार करती है, उसका नाम है असुंटा, वो ना तुमसे शादी करना चाहती है, वो लड़की बहुत अच्छी है। तो सैल्वाडोर बोलता है माँ, वो दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है और उसकी तो शादी हो चुकी थी। पर सैल्वाडोर की मदर बोलती हाँ, उसकी शादी हो चुकी थी और अफ्रीका में उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, क्योंकि उसका हस्बैंड भी आर्मी में था, इसलिए कोई बात नहीं, वो अच्छी नहीं है दिखने में, पर उसका दिल बहुत ही बड़ा है और वो बहुत ही अच्छी है, हम्बल है। उसकी मदर बहुत समझाती है सैल्वाडोर को और सैल्वाडोर बोलता है ठीक है, मैं उससे मिलूँगा, फिर मैं आपको कंफर्म बताऊँगा, ठीक है। अब अगले दिन क्या होता है, संडे होता है, ठीक। अब ये तैयार होता है, बहुत अच्छे तरीके से कपड़े पहनता है और संडे को चर्च जाता है, वहाँ प्रेयर करता है। प्रे करने के बाद ये असुंटा से मिलता है, बातचीत करता है, इनके बीच में जो भी कन्वर्जेशन होती है बहुत ही अच्छी होती है और ये सैल्वाडोर मान जाता है शादी करने के लिए। सैल्वाडोर अपनी मम्मा से बोलता है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फाइनली असुंटा और सैल्वाडोर की शादी हो जाती है। अब क्या होता है, सैल्वाडोर और असुंटा अपनी मैरिज लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाते हैं। काफ़ी साल हो जाते हैं, इनके बच्चे भी हो जाते हैं। अब असुंटा को ये बात पता चलती है कि पहले, बहुत पहले एक लड़की ने सैल्वाडोर को कैसे मना कर दिया था, क्योंकि उसको बीमारी हो गई थी, इसलिए उसने मना कर दिया था। तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है असुंटा को और बोलती है वो कि ऐसे कैसे लोग जज कर लेते हैं, मतलब आप इतने अच्छे हो,
वो सेल्वाटोर को बोलती है आप इतने अच्छे हो और इतने काइंड आपका हार्ट है और आप हार्ड वर्क भी बहुत करते हो, मतलब आप हर जगह से परफेक्ट हो, ऐसे कैसे वो लड़की आपको मना करके चली गई। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाती है उस लड़की के ऊपर। फिर भी सेल्वाटोर ना उसको ब्लेम नहीं करता, कुछ नहीं बोलता। अब क्या होता है, सेल्वाटोर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है। अब ये अपने फादर की तरह जाता है फिशिंग करने, ये भी एक मछुआरा बन जाता है और साथ ही साथ ये भी बिज़नेस करता है अपने फादर की तरह। जैसे वो वाइन का करते थे ना, वैसे ये भी करता है, वाइन का ये भी बिज़नेस करता है, चालू कर देता है। तो ये जब भी समुद्र में जाता तो अपने बच्चों को लेके जाता था। सेल्वाटोर के बच्चे जो है ना, एक 3 साल का था और एक 2 साल से भी कम का बच्चा था, ठीक है। तो वो अपने दोनों बच्चों को गोदी में लेकर उस समुंदर में जाता था और अपने बच्चों को वहाँ पे नहलाता था, खेलता था और बातचीत भी करता था। और सेल्वाटोर दिन रात मेहनत बहुत ज़्यादा करता था। ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, फिर भी ये हैप्पी रहता था। इसकी लाइफ में बहुत ढेर सारा स्ट्रगल आया, फिर भी ये ना अपना लाइफस्टाइल एकदम बिंदास होकर जीता था, मतलब हैप्पी रहता था, हमेशा हैप्पी रहता था। और ये जब हंसता था ना, सेल्वाटोर जब भी हंसता था तो ऐसा लगता था जैसे आसमान का कोई फरिश्ता हंस रहा है। सो यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।